बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जो कक्षा लेने जा रहा हूँ वो शास्त्रीय द्वितीय खंड की है और आज मुहावरे की अंतिम कक्षा है। इसके बाद जो मैं कल कक्षा लूँगा वह इसकी प्रश्नोत्तरी से संबंधित होगा। इसमें कुछ मुहावरों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न दूंगा आपको। आज लोकोक्ति भी हमें पढ़नी है और इसे भी हम आज इस पाठ को ख़त्म करेंगे ताकि हम नए पाठ की ओर चल सकें। मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द तेज़ी से आपके उस सिलेबस को कंप्लीट करूं ताकि परीक्षा में आने वाली कठिनाइयों से आप बच सकें। तो कल तक हमने जाना था कि मुहावरों के कितने प्रकार होते हैं, किस किस तरीके से मुहावरे का उपयोग किया जाता है और कुछ मुहावरे हमने बताए भी थे आपको। आज मैं बता रहा हूँ नाक पर कुछ मुहावरे हैं, वो समझिए और फिर हम आगे चलेंगे। नाक कट जाना, प्रतिष्ठा का नष्ट होना, पुत्र के कुकर्म से पिता की नाक कट गई। नाक कटना, बदनाम होना, भरी सभा में उसने मेरी नाक काट दी। नाक भौं चढ़ना, क्रोध अथवा घृणा करना, तुम ज़्यादा नाक भौं चढ़ाओगे तो ठीक ना होगा। नाक में दम करना, परेशान करना, शहर में कुछ गुंडों ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। नाक का बाल होना, अधिक प्यारा होना, फिर से सुन लीजिए। नाक का बाल होना, इसका अर्थ है अधिक प्यारा होना। वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार करेंगे कि मैनेजर मुंशी की ना सुनेगा तो किसकी सुनेगा, वह तो आजकल उसकी नाक का बाल बना हुआ है। नाक रगड़ना, इसका अर्थ है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। उसने मालिक के सामने बहुत नाक रगड़ी पर सुनवाई कुछ ना हुई। नाकों चने चबाना, इसका अर्थ है रंग तंग करना। वाक्य प्रयोग देखिए। भारतीयों ने अंग्रेज़ों को नाकों चने चबा दिए। नाक पर मक्खी न बैठने देना, निर्दोष बचे रहना। उसने कभी नाक पर मक्खी बैठने ही न दी। नाक पर गुस्सा, तुरंत क्रोध, गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है। तो ये कुल मुहावरे थे जो नाक से संबंधित थे। इसके बाद हम जो बात करेंगे वह मुंह के ऊपर कुछ मुहावरे हैं, वो भी देख लीजिए। मुंह छिपाना अर्थात लज्जित होना, वह मुझसे मुंह छिपाए बैठा है। मुंह पकड़ना, बोलने से रोकना, लोकतंत्र में कोई किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना, अंत में उसे मुंह की खानी ही पड़ी। मुंह दिखाना, प्रत्यक्ष होना, तुमने ऐसा कुकर्म किया है कि अब किसी के सामने मुंह दिखाने लायक न रहे। मुंह उतरना अर्थात उदास होना, परीक्षा में असफल होने पर श्याम का मुंह उतर गया। दांत पर कुछ मुहावरे हैं, वो भी देख लें। दांत दिखाना, खीस काढ़ना, खुद ही देर कर रहे हो अब दांत दिखा रहे हो। दांत तले उंगली दबाना, चकित होना। ढाके की मलमल देखकर इंग्लैंड के जुलाहे दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। दांत काटी रोटी होना, गहरी दोस्ती होना। राम के पिता से श्याम के पिता की दांत काटी दोस्ती है। दांत गिनना, उम्र का पता लगाना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन पर वृद्धावस्था का असर ही नहीं होता। ऐसे लोगों के दांत गिनना आसान नहीं है। तो अभी हम कुछ मुहावरे ऐसे पढ़ रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर विषय से संबंधित है और जो बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे नाक पर कुछ मुहावरे हैं, मुंह पे हैं, दांत पे हैं, कान पे कुछ मुहावरे हैं। उसी तरह बात पर कुछ मुहावरे हैं। बात का धनी, वायदे का पक्का, मैं जानता हूँ कि वह बात का धनी है। बात की बात में, अतिशीघ्र, बात की बात में वह चलता बना। बात चलाना, चर्चा चलाना, कृपया मेरी बेटी के ब्याह की बात चलाइएगा। बात तक न पूछना, निरादर करना, मैं विवाह के अवसर पर उसके यहाँ गया पर उसने बात तक न पूछी। बात बढ़ाना, बहस छिड़ जाना, देखो बात बढ़ाओगे तो ठीक ना होगा। बात बनाना, बहाना करना, तुम्हें बात बनाने की फुर्सत कहाँ। इसी तरीके से अगली श्रृंखला में है सिर। सिर पर कुछ मुहावरे हैं। सिर उठाना, विरोध में खड़ा होना, देखता हूँ मेरे सामने कौन सिर उठाता है। सिर भारी होना, सिर में दर्द होना या शामत सवार होना। मेरा सिर भारी हो रहा है, किसका सिर भारी हुआ है जो चर्चा करे।
सिर पर सवार होना, पीछे पड़ जाना। तुम कब तक इसके मेरे सिर पर सवार रहोगे? सिर से पैर तक, आदि से अंत तक तुम्हारी जिंदगी सिर से पैर तक बुराइयों से घिरी है। सिर पीटना, शोक करना, चोर उस बेचारे की पाई पाई ले गए, सिर पीट कर वह रह गया। सिर पर भूत सवार होना, एक ही रट लगाना, धुन सवार होना। मालूम होता है घनश्याम के सिर पर भूत सवार हो गया है, वह जी जान से इस काम में लगा है। सिर फिर जाना, पागल हो जाना, धन पाकर उसका सिर फिर गया है। सिर चढ़ना, शोक करना, बच्चों को सिर चढ़ाना ठीक नहीं है। और मुहावरे में जो आखिरी शब्द है जिस पे हम आपको बताएंगे मुहावरे, वह है गर्दन। गर्दन उठाना, प्रतिवाद करना। सत्तारूढ़ सरकार के विरोध में गर्दन उठाना एक टेढ़ी खीर है। गर्दन पर सवार होना, पीछा न छोड़ना। देखो तब मेरी गर्दन पर सवार, तुम जब देखो तब मेरी गर्दन पर सवार रहते हो। गर्दन काटना, जान से मारना अथवा हानि पहुंचाना। वह तो उनकी गर्दन काट ही डालेगा, झूठी शिकायत कर क्यों गरीब की गर्दन काटने पर तुले हो। तो कुल मिला के ये सारे मुहावरे थे जो हमने आज देखे, और इन मुहावरों को जितनी जल्दी हो आप अपने स्मरण में ले आएँ, क्योंकि परीक्षा में कम से कम 20 अंक तो इस मुहावरे से होते ही हैं। तो आपको इन मुहावरों का अर्थ समझना होगा और उसका फिर हम वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं वो देखना होगा। इससे जुड़ी कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपसे मैं करूंगा, और मैं अपने उस ऑडियो क्लिप पे बता भी दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं। लेकिन उसके पहले जो हमें सबसे महत्वपूर्ण बात जाननी है वह है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ या कहावतें क्या होती हैं? तो लोकोक्ति को अगर आप तोड़ कर देखें तो लोक जो उक्ति होती है, यानी कि लोगों द्वारा कही गई कुछ बातें जिनका प्रचलन बहुत अधिक हो जाता है, उसे ही लोकोक्ति कहते हैं। और ये लोकोक्तियाँ धड़ल्ले से हिंदी साहित्य में इसका उपयोग होता है। और कुछ लोकोक्तियाँ तो ऐसी हैं कि जिसके बिना आप अपने शब्द का संचयन नहीं कर सकते, वो बोलना लाजिम हो जाता है कभी कभी। तो आज मैं उन्हीं लोकोक्तियों के बारे में आपको बताऊंगा कि ये लोकोक्तियाँ कैसे शुरू होती हैं और कौन कौन सी लोकोक्तियाँ हैं, कौन कौन सी कहावतें हैं जिसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कैसे, और उसका अर्थ क्या है। तो लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात बाद में लोगों की ज़ुबान पर चढ़ जाती है और निकल पड़ती है, और वह इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि उसे लोकोक्ति की संज्ञा दे दी जाती है। कुछ लोकोक्तियों का प्रयोग हम अभी देखेंगे। पहला है अंधों में काना राजा, मूर्ख में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति का होना। मेरे गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो है नहीं, इसलिए गांव वाले पंडित अनोखे राम को ही बहुत कुछ समझते हैं। ठीक ही कहा गया है, अंधों में काना राजा। दूसरा है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ है अकेला आदमी लाचार होता है, कोई काम नहीं कर सकता। माना कि तुम बलवान ही नहीं बहादुर भी हो, पर अकेले डकैतों का सामना नहीं कर सकते। तुमने सुना ही होगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तीसरा है अधजल गगरी छलकत जाए, डिंग हाँकना। इसका वाक्य प्रयोग हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे कि इसके 2-4 लेख क्या छप गए, वह अपने को साहित्य का सिरमौर समझने लगा। ठीक ही कहा गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विरुद्ध नाम होना। एक मियाँ जी का नाम था शेरमार खां। वे अपने दोस्तों के साथ गप मार रहे थे, इतने में घर के भीतर बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं करती हुई लड़ पड़ी। सुनते ही शेरमार खां जी थरथर काँपने लगे। यह देख एक दोस्त उठकर उन पर हंस पड़ा और बोला, वाह जी शेरमार खां, आपके लिए तो यह कहावत बहुत ठीक है कि आँख का अंधा नाम नयन सुख। आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख धनवान। वकीलों की आमदनी के क्या कहने, उन्हें आँख के अंधे और गांठ के पूरे रोजहीन मिल जाते हैं। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। फिर से सुन लीजिए, आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। नुकसान होते होते जो कुछ बच गया वही बहुत है।
किसी के घर चोरी हुई, चोर नकद और जेवर कुल उठाकर ले गए। बर्तनों पर जब हाथ फेरने लगे तब उनकी झंझनाहट सुनकर घर के लोग जाग पड़े। देखा तो कीमती माल सब गायब। घर के मालिकों ने बर्तनों की ओर आंख डालकर देखा तो अफसोस करते हुए कहा कि खैर जो ये बर्तन बच गए। आग लगन ते झोपड़ा, सो लगे सो निकले सो लाभ। यदि ये भी चले गए होते तो कल पत्तों पर ही खाना पड़ता। आगे नाथ न पीछे पगहा, किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। अरे तुम चक्कर न मारोगे तो कौन मारेगा। आगे नाथ न पीछे पगहा, बस मौज किए जाओ। आम के आम, गुठलियों के दाम, अर्थात अधिक लाभ। सब प्रकार की पुस्तकें साहित्य भवन से खरीदने और पास होने पर आम के आम आधे दामों पर बेचे। आम के आम, गुठलियों के दाम इसी को कहते हैं। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, काम करने को उतारू होना। जब मैंने देश सेवा का व्रत लिया है तो जेल जाने से क्या डरें। जब ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डर। ऊंची दुकान, फीकी पकवान, केवल ब्रह्मा बाह्य प्रदर्शन। जग्गू तेली शुद्ध सरसों का तेल का विज्ञापन करता है, लेकिन उसकी दुकान पर बिकता है रेपसिड मिला सरसों का तेल। यही है, ठीक है। जैसे ऊंची दुकान, फीकी पकवान, एक पंथ दो काज। यह बहुत पॉपुलर कहावत है और इसका उपयोग लगभग सभी लोग करते हैं। एक पंथ दो काज, एक काम से दूसरा काम भी सिद्ध हो जाना। दिल्ली जाने के से एक पंथ दो काज होंगे। कवि सम्मेलन में कविता पाठ भी करेंगे और साथ ही वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। उच्च और साधारण व्यक्ति की तुलना। तुम सेठ करोड़ीमल के बेटे हो, मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। तुम्हारा हमारा कोई मेल नहीं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। फिर से सुन लीजिए। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है, पर दूर का अधिक। जग्गू को लोग जगुआ कहकर पुकारते हैं, पर त्याग कर सिद्ध पुरुष की संगति में रहकर उसने सिद्धि प्राप्त कर ली और उसके नाम ही पड़ गया स्वामी जगदानंद। घर लौटा तो किसी ने उसके गुणों की ओर ध्यान नहीं दिया। ठीक ही कहा गया है कि घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। चिराग तले अंधेरा। अपनी बुराई लोगों को नहीं दिखती। मेरे समधी सुरेश प्रसाद जी तो तिलक दहेज न लेने का उपदेश देते फिरते हैं, पर अपने बेटे के ब्याह में दहेज के लिए ठने हुए हैं। उनके लिए यह कहावत पूरी तरह से लागू होती है कि चिराग तले अंधेरा। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। फिर से सुन लीजिए। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। परिश्रम का फल मीठा होता है और अवश्य मिलता है। फिर से सुन लीजिए इसका ये कहावत और इसका अर्थ कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार है कि एक लड़का जो बड़ा आलसी था, बार बार फेल करता था, और दूसरा जो परिश्रमी था वह पहली बार में ही परीक्षा उत्तीर्ण कर गया। जब आलसी ने उससे पूछा कि भाई तुम कैसे एक ही बार में पास कर गए, तब उसने जवाब दिया कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी प्रसिद्ध मुहावरा ये कहावत है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जानना, काम का न जानना और बहाना बनाना। सुधा के से गाने के लिए कहा गया तो उसने कहा साज ही ठीक नहीं है, गाऊं क्या। ठीक ही कहा गया है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न कारण होगा और न कार्य होगा। सेठ माणिक चंद के घर रोज लड़ाई का झगड़ा हुआ करता था। इस झगड़े की जड़ था एक नौकर। वह इधर की बात उधर किया करता था। यह बात सुनकर सेठ को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उसे निकाल दिया। बहुतों ने तो उसकी ओर से सिफारिश की तो सेठ ने कहा नहीं नहीं, वह झगड़ा लगाता है। न रहेगा बांस और न बजोगी बांसुरी। होनहार वीरवान के होत चिकने पात। होनहार वीरवान के होत चिकने पात। इस कहावत का अर्थ है होनहार के लक्षण पालने में ही दिखाई देने लगते हैं, और वाक्य प्रयोग है
वह लड़का जैसा सुंदर है वैसा ही सुशील, और जैसा बुद्धिमान है वैसा ही चंचल। अभी 12 वर्ष भी पूरे नहीं हुए, पर भाषा और गणित में उसकी अच्छी पैठ है। अभी देखने पर ही स्पष्ट मालूम हो जाएगा कि समय पर वह सुप्रसिद्ध विद्वान बनेगा। कहावत भी है, होनहार वीर के होत चिकने पात। तो कुल मिला के हमने ये कहावतें देखी, और कहावतों का हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके पहले हमने मुहावरे जो पिछले 3 कक्षाएं हुई हैं उसमें हमने मुहावरों को देखा। और आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि इन जितने भी मुहावरों और कहावतों को मैंने बताया है उसे आप राइट डाउन कर लें, उसे अपने स्मरण में बिठा लें, ताकि जब परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न आएँ तो आप बेधड़क उसका जवाब दे सकें। कल वैसे तो ये पाठ खत्म हो गया है, लेकिन कल मैं इसकी प्रश्नोत्तरी आपको बताऊंगा। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे दूंगा, या फिर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो आपको पूरा करना होगा। तो अभी भर के लिए इतनी ही बात, कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।